औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे आपको लेके आया हुआ हूं, इसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि ये बहावलपुर के अंदर ये महल जो है मौजूद है। और इस महल के बारे में बहुत ही कम ही लोग जानते हैं, ख़ास तौर पे बहावलपुर की लोग भी इस महल के बारे में ना तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं और ना ही इसका महल वकूअ जानते हैं। ये महल जो है बहावलपुर में एससी कॉलेज से, अगर आप लोग जिसको एक भंगियों वाली पुली भी कहते हैं, अगर आप उस तरफ जाएं तो ये रास्ते में राइट साइड पे ये महल आपको दिखाई देगा, इसका गेट दिखाई देगा और उस गेट के पीछे ये महल मौजूद है। इस महल का नाम है महल दौलत खाना। और ये महल दौलत खाना जो था ये 1881 में यानी 1881 में इसकी बुनियाद रखी गई और उसके बाद 1886 में ये महल जो था तामीर हुआ। तकरीबन 5 साल के अरसे में ये महल तामीर हुआ, महल दौलत खाना। और इसमें जो था 2 लाख रुपया उस दौर में इस महल के पे ऊपर जो तामीर पे ख़र्चा आया, वो 2 लाख रुपए इस महल की तामीर पे ख़र्चा आया था। और इसके साथ साथ मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि ये नवाब सादक ख़ान अब्बासी ने जो चहारम थे, उन्होंने ये महल तामीर करवाया था। और उसके बाद यहाँ पे वो अपना तख्त लगाया करते थे और यहाँ पे आवाम की जो थे जो मसाइल होते थे वो भी सुना करते थे। और इसी महल के गेट के बाहर उन्होंने उस दौर में एक बक्स रखवाया था। उस बक्स में जो थे जो बहावलपुर की आवाम थी, अपनी जो शिकायत होती थी, जो मसाइल होते थे, उस बॉक्स के अंदर एक कागज़ पे लिख के उसमें डाल दिया करते थे। जबकि उस बॉक्स को लॉक लगा हुआ था और उस लॉक की चाबी नवाब साहब के पास होती थी। और नवाब साहब ख़ुद हर रोज़ जाके वो बॉक्स खोलते थे और अपने अवाम की जो शिकायत थे उस पर वो गौर करते थे और उनके मसाइल हल किया करते थे। और इसके साथ साथ जो अहम बात है वो मैं आपको ये शेयर करता चलूँ कि ये इस महल में नवाब मोहम्मद सादक ख़ान अब्बासी पंजुम, उनकी जाए पैदाइश भी यही महल है। तो मज़ीद आगे चलते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम जो इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और कोई अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो आइए आगे बढ़ के चलते हैं। ये तारीख़ी महल जो कि महल दौलत खाना के नाम से जाना जाता है। तो आइए तशरीफ़ लाए, चल के ये देखते हैं तारीख़ी महल। ये जो सामने लोहे का गेट नज़र आ रहा है, ये गेट अब बाद में लगाया गया है। इसका असल गेट जो है वो दूसरा है। ये इस महल का मरकज़ी जो था गेट, यहाँ पे ये मरकज़ी गेट होता था, मेन गेट। और इसके अंदर जाने के बाद हमें महल दौलत खाना देखने को मिलता है। मज़ीद मैं आपको करीब जाके भी दिखा सकता हूँ कि इस पर किस किस्म के नक्शो निगार बने हुए हैं, ये आप यहाँ से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये देखें आप किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार इसके मरकज़ी जो था गेट उसके ऊपर बनाए गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ तमाम तर नक्शो निगार जो हैं मिटते चले गए। ये ऊपर आप डिज़ाइनिंग भी इसकी देख सकते हैं। ये
یہ ہے اس کی مین ڈیزائننگ، اور یہ لوہے کا جو گیٹ ہے یہ اب بعد کی تعمیر ہے۔ اصل اس کا جو گیٹ ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل اس کا لکڑی کا بنا ہوا اس دور کا یہ قدیم دروازہ جو آج بھی یہاں پہ موجود ہے۔ دیکھ لیں کس قدر بلند لکڑی کا یہ دروازہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کی ایک چھت جو مین گیٹ کے اوپر موجود ہے، اور یہاں دائیں اور بائیں جو ہیں دربان کے کمرے بھی اسی گیٹ کے ساتھ دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو۔ دائیں اور بائیں یہ دو کمرے ہیں یہاں پہ اس گیٹ کے ساتھ، اور سامنے آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے محل دولت خانہ۔ یہاں پہ ناظرین میں آپ لوگوں سے ایک اپنی خواہش کا اظہار کرتا چلوں کہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ حکومت پاکستان اس محل دولت خانہ کی طرف توجہ کرے، اور اس پہ ان کے مالکان سے جو اس کو اب بیچنا چاہ رہے ہیں وہ حکومت خود خرید لے، اور اس کو ایک تاریخی ورثے کی صورت میں اس کو محفوظ کر لے، اس کو ایک اچھا ایک ہوٹل کی شکل دے لے یا چاہے ایک میوزیم کی شکل دے لے، لیکن اس تاریخی ورثے کو محفوظ ضرور کر لے، ورنہ آنے والے وقتوں میں ہم اس تاریخی ورثے کو بھی دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ میری ایک درخواست ہے حکومت پاکستان سے اور محکمہ آثار قدیمہ سے۔ ناظرین، نواب محمد بہاول خان پنجم جو تھے، ان کی پیدائش 1883 میں ہوئی، جبکہ ان کی وفات 1907 میں ہوئی۔ یہ جو نواب تھے یہ نواب سر صادق خان عباسی پنجم کے والد محترم تھے، اور جو ان کی دستار بندی ہوئی تھی وہ 1899 میں ہوئی تھی، 15 برس کی عمر میں، جبکہ ان کے اختیارات جو تھے وہ 1903 میں منتقل ہوئے تھے۔ جبکہ اسی محل میں جو اب محل دولت خانہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اسی محل میں ہی نواب محمد عباسی جو تھے، سر صادق خان عباسی، وہ یہاں پہ بروز جمعہ 30 ستمبر 1904 کو اسی محل میں وہ پیدا ہوئے تھے، محل دولت خانہ میں، جنہوں نے پھر ریاست بہاولپور کو پاکستان کے ساتھ شامل فرمایا تھا۔ یہ ہے سر صادق خان عباسی پنجم کی جائے پیدائش۔ محل کی آپ صورتحال یہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا محل تھا، لیکن اس کے ارد گرد کا رقبہ آہستہ آہستہ جو تھا وہ بکتا چلا گیا، اور بہت سارا حصہ اس کا بک چکا ہے، لیکن آج بھی جو محل کی عمارت ہے وہ آج بھی بہت حد تک بہتر حالت میں یہاں پہ اب موجود ہے، جس کو اب آپ یہاں پہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ ابھی ہم مزید چلیں گے اس محل کی طرف، اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ محل کی اس وقت کیا حالات ہیں۔ اس وقت یہ اب آپ کے سامنے ہے، سفید سا کلر جو ہے وہ اس پہ نمایاں دکھائی دے رہا ہے، اور آج یہ محل اپنی بربادی پہ نوح کناں ہے۔ کسی دور میں کیا اس کی شان و شوکت ہوا کرتی ہوگی، جبکہ آج دیکھ لیں آپ کس قدر یہاں پہ یہ ویرانی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، میں یہاں آپ کو جو نئے میرے ویورز اس وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو، ان کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ اگر آپ ریاست بہاولپور کے حوالے سے کچھ مزید تحقیقاتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ہسٹری کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میرے چینل کی ویڈیوز میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہاولپور کے جو محلات ہیں، بہاولپور کی تاریخ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ تمام آپ کو میری ان ویڈیوز میں دکھائی دیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر بھی جو تاریخی عمارات ہیں وہ بھی آپ کو میری ویڈیوز میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں کس قدر یہ اپنے دور کا ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ اس دور میں ناظرین اس کے اوپر 2 لاکھ روپے خرچہ آیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ یہاں سے
मज़ीद हम आगे की तरफ जाएंगे, जो इसके कमरे हैं वो भी मुलाहिज़ा करते हैं। ये देख लें, बहुत सारे कमरे आज भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ये देख लें आप, यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं कईयों में, क्योंकि ये आज से बहुत साल पहले इस इमारत को एक दफ्तर में भी तब्दील किया गया था, जिसकी वजह से आज ये कुछ कुर्सियाँ जो पड़ी हैं उस दौर की, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये एक हाल नुमा कमरा, जिसमें ये देख लें आतिशदान आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके साथ साथ मज़ीद हम इसके ऊपर छत की तरफ देखें तो यकीन माने किस कदर खूबसूरत डिज़ाइनिंग आज भी इसके ऊपर दिखाई दे रही है हमें। और यहाँ पे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि एक मुहावरा था जिसमें हम कहते हैं कि जी उल्लू बोलते हैं, फ़लाँ जगह पे उल्लू बोल रहे हैं। तो आज हकीकत में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वीरानी मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे वाकई ही उल्लू हमें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत पे बहुत खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया है और बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं इसकी छत के ऊपर। और यकीन माने नाज़रीन, तकरीबन 150 साल होने को आए हैं। ये लकड़ी आज भी उसी तरह ही कायम व दायम है, कहीं से भी इसको आसार ऐसे नहीं नज़र आ रहे कि इसको दीमक लग चुकी हो। ये लकड़ी जो थी दूसरे मुल्कों से मंगवाई जाती थी, और यहाँ जितने भी नवाब साहब के महलात में काम होता था वो बहुत आला पैमाने का काम हुआ करता था। ये देख लें, एक और कमरा, एक तरतीब है कमरों की एक दूसरे के साथ। ये देख लें, उस कमरे की लकड़ी की डिज़ाइनिंग और इसमें यहाँ पे हमें कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है। ये फ़र्क यकीनन उस दौर में नहीं होगा, ये बाद में इस पे गालबन चूना कर दिया गया है, जिसकी वजह से उस पे जो नक्शो निगार थे वो ख़त्म हो गए। ये देख सकते हैं, ये एक दूसरा कमरा, और कमरे में रोशनी के इंतज़ाम के लिए देख लें ऊपर खाली जगह छोड़ी गई थी और उसमें भी शीशे लगाए गए थे। बहुत सारे कमरे हैं एक दूसरे के साथ एक ही डिज़ाइन में तकरीबन बने हुए। इस कमरे में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये आतिशदान दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कमरे, ये के बाद दीगरे कमरे ही कमरे बने हुए हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे। ये देख लें आप, इस अगर हाल में हम आए हैं तो इसमें भी कुछ इसी किस्म के कमरे हैं। और इस तरफ मज़ीद हम जाके देखते हैं तो इस तरफ भी हमें इसी तरह खूबसूरत कमरे एक दूसरे के साथ देखें। और ये एक हाल है, इसको भी आप मुलाहिज़ा कर सकें। यकीनन ये वो मेन हाल होगा जहाँ नवाब साहब तशरीफ़ फरमाते होंगे, क्योंकि इसकी बनावट से नज़र आ रहा है कि ये महल का जो मेन मरकज़ी हाल है और यही मेन इंट्रेंस है। यहाँ से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये मेन इसकी इंट्रेंस है। और यहाँ से मैं एक बार फिर आपको बैक साइड पे इसका व्यू दिखाऊंगा, जिससे आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा। ये इसकी मेन इंट्रेंस है, वो सामने इसका मेन गेट हमें दिखाई दे रहा है। और मेन गेट से अंदर आने के बाद ये हम इस किस्म के हाल में पहुँच सकते हैं, जो बिल्कुल एक दरबार नुमा हाल से मुशाबहत रखता है। ये देख लें आप, यहाँ से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, एक दरबार नुमा हाल है ये। यकीनन इस दौर उस दौर में सामने जो है एक स्टेज होती होगी जहाँ नवाब साहब तशरीफ़ फरमा होते थे, और उसके साथ साथ दाएं और बाएं जो थे नवाब साहब के जो वज़ीर और मुशीर होंगे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते होंगे। ये दोनों जानब एक ही जैसा डिज़ाइन है, आप इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर वाली जानब का भी एक व्यू दिखाता हूँ कि वो किस किस्म की उसकी खूबसूरती थी। ये अब आप
मुलाहिजा करें जी, ये है उसका ऊपर वाला एक पोर्शन जिसको हम कह सकते हैं। हालांकि ऊपर वहाँ पे कमरे नहीं मौजूद, दूसरी साइड पे इसके कमरे मौजूद होंगे, लेकिन ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है। अगर छत की बात करें तो किस कदर खूबसूरत छत आज भी यहाँ पे मौजूद है और बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। ये आप मुलाहिजा करें जी, खूबसूरत नक्शो निगार का ये हामिल महल दौलत खाना, जिसका नाम महल दौलत खाना है, नवाब मोहम्मद सादक खान अब्बासी चहारुम ने ये महल तामीर करवाया था। मज़ीद हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो वो भी आप मुलाहिजा करेंगे, वो भी कुछ इसी किस्म का है। हर कमरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये देख लें आप, इसमें भी उसी तरह आतिशदान की जगह बनाई गई है, जबकि इसके साथ साथ ऊपर की जानब हम देखें तो इसमें भी दरवाज़ों के अलावा छत वाली जानब से भी एक रोशनी के इंतज़ाम के लिए जगह बनाई गई। मुलाहिजा करें नाजरीन, किस कदर तकरीबन 150 साल कदीम पुराना ये महल है, लेकिन आज भी बहुत हद तक ये बेहतर हालत में मौजूद है। इसके लकड़ी देख लें आप कि लकड़ी का जो काम हुआ है इस पर, वो भी आज भी दीदा ज़ेब है। और लकड़ी मजबूत देखें किस कदर मजबूत है कि आज भी कहीं से आप देख लें कि लकड़ी डैमेज होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। ये देख लें आप, वरना इतने सालों में जिस चीज़ की निगहदाश्त ना की जाए वो तो दीमक उनको खा जाती है। ये देख लें, कुंडे तक इसके बहुत बेहतर हालत में मौजूद हैं। और पिलर्स देख लें आप नाजरीन, किस किस्म के ये पिलर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे गोल शक्ल में ये पिलर्स तामीर हुए हैं, जबकि पिलर्स पे ऊपर की जानब हम देखें तो कुछ ना कुछ डिज़ाइन बने हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। छत भी इसकी उसी किस्म की है जैसे दीगर जो इसके कमरे हैं उनकी छत। और ये उस हाल नुमा जो कमरा था उसके साथ ही मौजूद है ये वाला कमरा। और इसके साथ साथ इस तरफ हम देखें तो इस तरफ भी ये कमरे मौजूद हैं और बैरूनी जानब इनका रास्ता जाता है। अब हम घूम के दूसरी जानब जाएंगे, वहाँ से भी इंशाल्लाह मैं चल के आपको ये दिखाता हूँ मज़ीद। ये नाजरीन एक बार फिर यहाँ से आप मुलाहिजा फरमाएँ एक और एंगल से। ये वो सामने मेन मरकज़ी जगह है जहाँ पे नवाब साहब का तख्त लगा करता था और उसके दाएं और बाएं जो थे वो वज़ीरों और मुशीरों की जो जगह थी बैठने की, यहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट किया जाता होगा उस दौर में। ये सामने तख्त वाली जगह, और ये आप उसका ऊपर से मुलाहिजा कर सकते हैं कि ऊपर से किस किस्म की ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है। ये देख लें माशाल्लाह, अपने दौर की ये एक शाहकार महल है ये अपने दौर का। लेकिन आज देख लें किस हालत में ये यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल वीरानी, खामोशी और अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाता हुआ ये दौलत खाना महल। कभी ऐसी जगहों पे जब मैं जाता हूँ तो नाज़रीन, जिन चीज़ों की वो हिस्ट्री मैंने पढ़ी होती है और फिर उसी जगह पे जाके मैं तसव्वुर की आँख से देखता हूँ तो माजी में इंसान खो सा जाता है। ये देख लें, एक दौर होगा जब यहाँ पे नवाब भावलपुर, नवाब सादक खान अब्बासी चहारुम ने जब ये महल तामीर करवाया था 1881 में, और 1881 से 1886 तक ये महल तामीर हुआ था। तो उसके बाद इस जगह पे जब वो तख्त पे अपने यहाँ पे जलवा अफरोज़ होते होंगे
तो उस वक्त क्या यानी कि यहाँ पे एक माहौल होगा देखने का। लेकिन आज देख लें कुछ भी बाकी नहीं है। आज यही महल है जो वीरानी और बर्बादी की दास्तान सुनाता हुआ, और इसी महल में यहाँ पे जब वो अपने वज़ीर और मुशीरों के सामने बैठ के अपने शाही अहकामात इरशाद फरमाते होंगे तो क्या क्या दौर देखा होगा इस महल के इस हिस्से ने, लेकिन कुछ भी बाकी ना रहा। तो बात वहीं पे आ जाती है नाजरीन के हर एक चीज़ फ़ानी है। आप देख सकते हैं किस कदर ये अपनी ख़ास अहमियत का हामिल महल आज किस कदर वीरानी और बर्बादी की दास्तान सुना रहा है, जबकि किसी दौर में इसको इस मकाम को किस कदर उरूज हासिल होगा। लेकिन आज देख लें कुछ भी यहाँ बाकी नहीं रहा। ना वो महल वाले रहे, ना इसके बनाने वाले रहे, ना यहाँ तख्त पे बैठने वाले रहे, और ना तख्त के सामने बैठ के अहकामात पे जी हजूरी कहने वाले रहे। कोई भी बाकी नहीं रहा। हर एक चीज़ फ़ानी है। तो ये देख लें आप नाजरीन, मेरी ये बात जो मैं दोहरा रहा हूँ है तो अल्लाह ताला की ये बात कि अल्लाह ताला की ज़ात ही बाकी रहने वाली है, और बाकी जो भी चीज़ है, ख्वाह वो इंसान है, हैवान है, जानदार है, बेजान है, हर एक चीज़ फ़ना होने वाली है, बस सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात जल्लो शानहू। ये देख लें हमें कैसी कैसी जगहें दिखाता है अल्लाह ताला, और कहता है कि ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ से तुमसे पहले वाले लोग आबाद थे और उनका अंजाम देखो। तो आज आप यहाँ से मुलाहिज़ा कर सकते हैं हमसे पहले वाले लोग कहाँ गए, बाकी नहीं रहे। तो जिन लोगों ने अच्छे अमाल किए होंगे वो लोग आज कामयाब होंगे। जिन लोगों ने अच्छे अमाल ना किए और अल्लाह ताला की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह ताला को नाराज़ किए रखा, तो वो लोग भी अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। और हमसे पहले वाले पहुँच गए और हम इस दौर वाले जो हैं ये भी अपने अंजाम को पहुँच जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की फरमानी ही में ही इंसान की ज़िंदगी बेहतर है। अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए पैदा फरमाया कि वो उसके अहकामात पे अमल करता रहे। ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये अब आप ख़ुद भी मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, आपने पहले भी किया होगा कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही बाकी रहने वाली होती है। इंसानी चीज़ें जो हैं फ़ना होने वाली हैं। मज़ीद आप आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे हिस्से की तरफ। ये राइट साइड पे जो इसके मेन मरकज़ के बाद 7 कमरे हैं, और इसका आप फ्रंट यहाँ से एक बार आप मुलाहिज़ा फरमाएं जी। ये इसका मेन जो दरवाज़ा है, गेट था यहाँ पे, सॉरी गेट तो नहीं कह सकते, रास्ता था अंदर दाखिल होने के लिए। और इसके साथ साथ ऊपर दिखाएं, देखें तो किस कदर खूबसूरत शान और शौकत की हामिल ये महल है। यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ। ये नाज़रीन जैसे कि वक्त गुज़रने के साथ साथ ये नवाब साहब की जायदाद जो थी मुख्तलिफ़ हिस्सों में उनके रिश्तेदारों में, उनके वरसा में तकसीम होती चली गई, और उसी हिसाब से जिस तरह ये तकसीम होती चली गई, हर एक ने अपने अपने हिस्से को अलग से अलग तामीर किया और पार्टीशन कर ली। ये देख लें, ये दीवारें जो नज़र आ रही हैं आपको, ये अब की दीवारें हैं। ये चूँकि पार्टीशन हो चुकी है तो मुख्तलिफ उनके वरसा में ये तकसीम हुआ है। महल किसी और के हिस्से में आ गया, और महल के आगे वाला जो हिस्सा था वो किसी और के हिस्से में आ गया। तो इसी तरह जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने अपने अपने हिस्से जो हैं अलग कर लिए है, और ऐसा ऐसा ये बिकते चले जा रहे हैं। सामने यहाँ से देख लें अब आपको वो उसका मेन जो मरकज़ी गेट था इस महल का वो दिखाई दे रहा होगा, जबकि उसके पीछे ये उस महल की इमारत है। ये उसका मेन मरकज़ी हॉल वाला हिस्सा, फ्रंट वाला जिसको हम फ्रंट कह सकते हैं, दरबार वाला हिस्सा। और यहाँ से ये रास्ता अंदर जाता था उनके मेन जो दरबार की तरफ। दाएं और बाएं ये कमरे, ये भी कमरे उसी तरह गैलरियों में मुख्तलिफ जाते हुए उसी हिस्से की तरफ खुल जाते हैं, जबकि ये सामने मेन दरबार का हिस्सा।
یہ مین جو مرکز ہال کا تھا دربار کا، اس کے ساتھ اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ جائیں تو یہ یہاں پہ اس قسم کی تعمیر ہے. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ دونوں طرف ایک ہی جیسے طرز تعمیر کا یہ محل بنایا گیا. یہاں سے آپ ناظرین ملاحظہ کریں کس قدر خوبصورت اور شان و شوکت کی یہ حامل عمارت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس طرف بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے جو کہ اسی محل کا ایک حصہ تھی. لیکن آج جیسے کہ نواب عباسی صاحب کے ورثاء میں تقسیم کا عمل ہو گیا ہے جائیداد کا، تو یہ مختلف حصے جو ہیں مختلف عباسی جو ہیں ان کے حصے میں یہ آئے ہیں. اور یہ والا حصہ اب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جو مین محل دولت خانہ ہے وہ یہ والا ہے. بعض جو پرلے حصے میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے جو دوسرا محل کا سائڈ، یہ بعد میں ایسا ایسا جیسے تعمیرات ہوتی گئیں تو یہ حصے بھی ان کے تعمیر ہوئے. لیکن سب سے پہلا جو تھا وہ یہی محل تعمیر ہوا جس کا نام محل دولت خانہ ہے. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کمرے ایک جیسے کمرے ہیں تقریباً ڈیزائن کے، اور ایک جیسی ہی اس میں تعمیرات کی گئی. اسی دولت خانہ محل کے بالکل رائٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو کمروں کی کچھ قطاریں دکھائی دے رہی ہوں گی. اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ نواب صاحب اور ان کی فیملی جو جب یہاں پہ رہائش پذیر تھیں تو ان کے لیے یہاں پہ کھانے کا انتظام ان کمروں میں کیا جاتا تھا. یہ ایک قسم سے یہ اتنے سارے کمرے جو نظر آ رہے ہیں یہ نواب صاحب کا جو کچن تھا اس کو ہم کچن کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ نواب صاحب کے لیے کھانے وغیرہ تیار ہوا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی اس جانب یہ وہ محل کا حصہ ہے. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کس قدر خوبصورت ڈیزائننگ اس پہ آج بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. جو نقش و نگار ہیں اس کے اوپر ان کے تھوڑے تھوڑے آثار ہی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد نقش و نگار مٹ چکے ہیں. جبکہ جو ڈیزائن اوپر بنائے گئے تھے وہ ڈیزائن آج بھی یہاں پہ دکھائی دیے جا رہے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ یہاں سے ایک بار پھر اس کا ویو. اب ہم اس کے اس سائڈ پہ اندر چل کے دیکھیں گے کہ اس طرف کس قسم کے جو تعمیرات تھی وہ یہاں پہ موجود ہیں. یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ بھی سیم اسی طرح ڈیزائن، لیفٹ اور رائٹ دونوں اطراف میں کمرے، جبکہ سامنے بھی ایک کمرہ اندر جانے کے لیے راستہ جس میں موجود ہوا کرتا تھا. یہ دیکھ لیں آپ ان میں سے بیشتر جو کمرے ہیں ان کو تالے لگے ہوئے ہیں. شیشے جو ہیں ان کے وہ ٹوٹ چکے ہیں. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آج بھی ان کا فرش کس قدر بہتر حالت میں موجود ہے. اور یہ ساتھ کے ساتھ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی آتش دان. ہر کمرے میں ہی اسی قسم کا آتش دان موجود ہے. کمروں کے سائز میں کچھ فرق ہے، کچھ تھوڑے بڑے اور کچھ چھوٹے. اگر ہم اس کی چھت کی طرف دیکھیں تو چھت آج بھی صحیح سلامت ہے، موجود ہے. لکڑی کے جو بڑے بڑے شتیر ہیں اور بالے ہیں ان کو ملا کر یہ چھت تعمیر کی گئی. لکڑی اس قدر اچھی لکڑی اس میں استعمال ہوئی ہے پورے محل میں. یہ ساگوان کی لکڑی ہوتی تھی جو بہت قیمتی ہوتی تھی، دوسرے ملکوں سے یہ یہاں پہ منگوائی جاتی تھی. جو ناظرین آج میں نے آپ کو بہاولپور میں موجود نواب بہاولپور کا جو یہ صادق عباسی کا محل تھا جس کا نام محل دولت خانہ ہے، آج اس کا مکمل وزٹ کروایا اور اس کے متعلق آپ کو جو معلومات تھی وہ معلومات بھی فراہم کی. امید ہے آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اور آج کی میری یہ کوشش ضرور پسند آئی ہوگی. آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے. ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، میری محنت کا خراج وصول ہو جاتا ہے. کوئی اچھا سا کمنٹس بھی ضرور کیا کریں. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، خدا پامان.